Hi everyone, this is Aprajna from evidyarthi.in. So let's start the question answers and exercise of chapter number 4, Tribals, Dikkus and the Vision of Golden Age. So पहला आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स. याद रखिए ये स्कोरिंग होते हैं और बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, ट्रू फॉल्स की तरह ही स्कोरिंग होते हैं. सो आपको इन्हें करके जाना है. सो द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को क्या बोला था? जंगली बोला था. और जंगली को आप कैसे लिखेंगे? सैवेज. सैवेज लिख दीजिए या वाइल्ड लिख दीजिए, वो भी चलेगा. ठीक है. सो ब्रिटिश ने ट्राइबल पीपल को जंगली बोला था. ठीक है. द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज. इसका मतलब ये है कि जो झूम कल्टीवेशन था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि झूम कल्टीवेशन के अंदर जो सीड्स होते थे उनको बोया नहीं जाता था, उनको बस ऊपर से छिड़क दिया जाता था. उस मेथड को ब्रॉडकास्ट कहते हैं. ठीक है. सो इसका आंसर होगा ब्रॉडकास्ट. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा सी वाला, द ट्राइबल चीफ्स गॉट टाइटल लाइक गॉट dash title in central India under the British land settlements. So got land. ठीक है. चीफ, जितने भी ट्राइबल चीफ्स थे ना, उनको बहुत सारे लैंड की जो टेरिटरी होती थी, जितने भी लैंड होते थे ना, उनके ऊपर उनको एक टाइटल मिलता था. यानी कि सारी लैंड और टेरिटरीज को वो ही संभालते थे. कौन? ट्राइबल चीफ्स. तो इसका क्या होगा? लैंड होगा. British, the tribal chiefs got land titles in central India under the British land settlement. ठीक है. अब B वाला आता है, tribals went to work in the Assam and the dash in Bihar. तो इसका होगा, वो लोग असम और बिहार में किस काम से जाते थे? टी प्लांटेशन एंड कोल माइंस के काम से जाते थे. मैंने आपको बताया था ट्राइबल सिर्फ फॉरेस्ट का ही काम में नहीं, बहुत अलग अलग वर्क में भी वो लोग इन्वॉल्व रहते थे. उसमें से टी प्लांटेशन एंड कोल माइनिंग भी आता था. आपको याद रखना है कि टी प्लांटेशन और कोल माइनिंग में भी उनको अच्छे से पैसे नहीं मिलते. ठीक है. इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है. सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, वो है ट्रू एंड फॉल्स. भाई ये भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसको भी आपको करके जाना है. ठीक है. सो ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है हमारा. फर्स्ट है, झूम कल्टीवेटर्स प्लाउ द लैंड एंड सो सीड्स. क्या ये सच है? सो इसका गलत होगा. मैंने आपको पहले ही बताया है, प्लाउइंग करना नहीं यानी कि जोतना, मतलब कि जितनी भी सीड्स होती है ना उनको जोतना, और लैंड को जोतना यानी कि लैंड का जो वो होता है ना, सारा का सारा जो सॉइल होता है उसको खुरपी से, बहुत लोग खुरपी से कर देते हैं, बहुत लोग अलग अलग मशीन यूज करते हैं. सो ये गलत है. वो लोग कभी भी लैंड को जोतते नहीं थे, वो बस राख आ जाती थी और उसके ऊपर वो लोग सीड बिखेर देते थे एंड खुद ब खुद कल्टीवेशन हो जाता था. इसका फॉल्स होगा. So B पे आता है, cocoons were bought from the santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price. Yes, ये बिल्कुल सच है कि cocoons के उनको 3 से 4 रुपए मिलते थे और वो सारे cocoons को डबल द प्राइस करके ट्रेडर्स मार्केट में बेच दिया करते थे. तो ये बात सच है. C का आता है, बिरसा urged his followers to purify themselves, give up drinking the liquor and stop believing it witchcraft and sorcery. यानी कि भाई बिरसा मुंडा ने अपने फॉलोअर्स को ये बोला था कि तुम प्योरीफाई हो जाओ और तुम सोर्सरी एंड विचक्राफ्ट, मतलब कि जादू तंत्र मंत्र टोना वोना ये सब छोड़ दो एंड सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन एंड एक अच्छी लाइफ पे बिलीव करो. सो इसका क्या होगा? इसका होगा ट्रू होगा इसका. फिर डी पे आते हैं, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ. ये बिल्कुल ज्यादा फॉल्स है. मतलब डायरेक्ट देखते ही बोल दूं कि फॉल्स है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करी. उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि ट्राइबल जिंदगी ऐसे ही रहनी चाहिए, उसको उसमें चेंजेस नहीं लाने चाहिए, नेचर को खराब नहीं करना चाहिए. उन्होंने तो भाई इतने रूल्स ले आए, रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट को. सो इसका फॉल्स होगा. ठीक है. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है. 3 पे आता है, 3 नंबर पे, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर ब्रिटिश रूल. शिफ्टिंग कल्टीवेशन ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स झेली अंडर ब्रिटिश रूल. सो इसका क्या होगा? ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी. Some were called as reserved, whereas tribals can't move freely, practice jhum and had to move to other areas in search of work. इसका क्या मतलब होता है
कि जो झूम कल्टीवेशन था ना, जो झूम कल्टीवेशन था वो हो ही नहीं पा रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरेस्ट के अंदर ही झूम कल्टीवेशन हो सकता था, एंड अब फॉरेस्ट रिजर्व हो गए थे, ब्रिटिशर्स के अंडर हो गए थे, इसलिए वो झूम कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ ट्राइबल्स इवन अपने इतने सालों से फॉरेस्ट उनके घर थे और उसके बाद अब वो ब्रिटिश के दौरान मतलब रिजर्व कर दिए गए थे, तो फ्रीली घूम भी नहीं सकते थे, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, झूम वूम कुछ भी नहीं, कुछ भी कलेक्ट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भाई गुजर बसर तो करना पड़ेगा, पेट का सवाल है, सर्वाइवल करने के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पे काम करने स्टार्ट कर दिए थे। टी प्लांटेशन, कोल माइनिंग और फार्मिंग, अलग अलग जगह जाके दिहाड़ी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। पैसे काफी कम मिलते थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो मजबूर थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी चलते हैं। हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? ट्राइबल चीफ्स की पावर ब्रिटिश रूल के अंडर कैसे चेंज हो गई? ठीक है, सो इसका आंसर है कि दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। आपको मैंने पहले बता दिया था कि जितने भी ट्राइबल थे, ट्राइबल चीफ थे, सरदार थे, ट्राइबल चीफ जिनको कहा जाता है, वो लोग, उनके पास एक अलग पावर वो एक्सरसाइज करते थे, बहुत सारी टेरिटरीज पे वो रूल कर सकते थे। भाई लीडर है तो उसके पास तो पावर रहेगी, इकोनॉमिक पावर भी रहती थी, साथ ही साथ एक इज्जत भी रहती थी, साथ ही साथ सारे लोग उसकी बात मानते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसकी वही हालत भी खराब कर दी गई थी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी भाई ब्रिटिशर्स को, साथ ही साथ रेवेन्यू भी देना पड़ता था। दे वर फोर्स्ड टू फॉलो रूल्स, लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। इवन जो लॉज थे वो भी सारे लॉज इस सरदार को फॉलो करने पड़ते थे। They had to pay tribute to the British and respect them। मैंने जैसे बोला कि बाकी लोगों से, जितने भी आदिवासी थे उनसे राज कर यानी कि रेवेन्यू वसूल करके, यानी कि रेवेन्यू लेकर वो ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे। ठीक है, सो भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी ट्राइबल्स की पावर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द दिक्कूज? ठीक है, दिक्कूज यानी कि ब्रिटिशर्स, दिक्कूज यानी कि रावणा, बाहर से आए हुए कुछ लोग, कुछ शैतानी लोग। ठीक है, सो भाई क्या अकाउंट देते हैं, मतलब ट्राइबल्स क्यों गुस्सा थे इन दिक्कूज से, वो जरा देखते हैं। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। एक्चुअली वो जितने भी ट्राइबल, जितने भी आदिवासी लोग थे, वो लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस करते थे, ये ट्रेडिशनल, मतलब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और इन ब्रिटिशर्स की वजह से वो सारी प्रैक्टिसेस उनको छोड़नी पड़ी थी और मजबूरन उन ब्रिटिशर्स के कहे हुए कामों को उन्हें करना पड़ता था, इसलिए वो गुस्सा थे। दूसरी बात ये था कि हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर्स जितने भी थे वो उनकी लैंड पे कब्जा कर लिया करते थे। हिंदू लैंडलॉर्ड यानी कि बाहर से आए हुए, शहरों से आए हुए हिंदू लोग, लैंडलॉर्ड जो थे, साथ ही साथ कुछ मनी लेंडर थे, ये लोग क्या कर लेते थे, लोन नहीं दे पाते थे ना ट्राइबल्स, तो उनकी लैंड पर ही कब्जा कर लिया करते थे, ट्राइबल्स की लैंड पर कब्जा कर लिया करते थे। साथ ही साथ मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर्स। मिशनरीज यानी कि आप क्रिश्चियंस को ले सकते हैं या फिर आप ब्रिटिशर्स को भी ले सकते हैं, वो अपना ही भाई सबका एक ट्रेडिशनल कल्चर होता है। पंजाबी जो सिख होते हैं वो लोग भाई भांगड़ा करते हैं, ठीक है, बंगाली जो होते हैं वो भाई धुनोची का डांस करते हैं, और असमी होते हैं भाई उनका अलग एक डांस होता है। तो सबका अलग कल्चर है और किसी भी कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी कल्चर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इन बेचारे ट्राइबल्स का कल्चर चेंज करने के लिए कह रहे थे मिशनरीज वाले यानी कि ब्रिटिशर्स, एंड मतलब कह सकते हैं आप इन लोगों को पूरा चेंज ही कर देना चाहते थे ये लोग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन। भाई बिरसा मुंडा, हमने उसके बारे में सुना था। बिरसा मुंडा विजन ऑफ गोल्डन एज से क्या समझ आता है? बिरसा मुंडा का विजन ऑफ गोल्डन एज क्या था? साथ ही साथ ये विजन ऑफ गोल्डन एज उस जो लोगों का जो रीजन था, जो लोग थे उनके ऊपर आना चाहिए था, मतलब क्यों आना चाहिए था और ये क्या था? ठीक है, ये पूरा उसके बारे में है। ठीक है, व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील्ड टू द पीपल ऑफ द रीजन? ठीक है, इसकी बात भी लोगों ने क्यों मानी, ये क्या था, ये सब इसमें आ जाता है।
ठीक है, he urged the Munda to give up drinking liquor, clean their villages and stop believing in witchcraft and sorcery. ठीक है, बिरसा मुंडा ये चाहता था कि हमारा जितना भी हमारा जो आदिवासियों का जो जगह है जहां हम रह रहे हैं वहां पे हम लिकर यानी कि अल्कोहल पीना बंद कर दें, जादू टोना यानी कि विचक्राफ्ट सोर्सरी में मानना बंद कर दे, अपना खेती बाड़ी करें, नेचर को सुंदर बनाएं, स्ट्रीम्स बनाएं और ऑर्चर्ड बनाएं, मतलब खेत खलियान नेचर को सुंदर करें और एक ऑनेस्ट लाइफ जिए। ठीक है, और फिर आ जाता है ये एक्चुअली यही इसी का मतलब होता है विजन ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब जहां पे एक भी गलती ना हो, जहां पे हर चीज खूबसूरत, ऑनेस्ट और बिल्कुल सच्ची एकदम अच्छी हो। ठीक है, फिर आ जाता है बिरसा wanted to let other live free life with the nature and their cultivation as they were fed up with the law and rules of British. ठीक है, बिरसा यही चाहता था कि सब लोग भाई खुशहाली के साथ रहे, बिल्कुल नेचर के अंदर रहे और हमारी धरती माँ को मतलब प्रणाम करे हर दिन, मतलब इतना कुछ मिला है हमें उनसे, साथ ही साथ उसको खराब ना करें, कल्टीवेशन करे, खेत खलियान बनाए, उगाए चीजों को, और इन सब चीजों पे बट्टा डालने के लिए कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के रूल्स और लॉज से भाई ये लोग परेशान हो चुके थे। ठीक है, सो विजन ऑफ गोल्डन एज, आपका जो चैप्टर है लास्ट में जो लाइन आ रही है ट्राइबल दिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, इसका मतलब यही था एक अच्छी लाइफ विदाउट दीज थिंग्स जीने के लिए कह रहा था बिरसा मुंडा। ठीक है, इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। आपको अगर किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in को विजिट कीजिए, प्लीज विजिट कीजिए, बिकॉज इट्स टोटली अ फ्री वेबसाइट। ठीक है, MCQ, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस आंसर्स एंड लाइक प्रीवियस बुक जितनी भी चीजें हैं ना भाई स्टडी रिलेटेड, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, सब वहां पे आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा एंड डू विजिट इट। एंड हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बढ़िया से चैप्टर के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।